आप भी ये बात मानेंगे अमिताभ तिवारी जी की 2024 की लड़ाई, अगर हम एक एक क्षेत्र से निकले कि भाई स्टालिन ने अगर वहां पर मोदी जी को हरा दिया, या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने हरा दिया, या पी विजयन ने केरल में हरा दिया, ऐसे अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बात करें तो हाँ ये हो सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स में नामुमकिन कुछ नहीं है। ये इसी मानचित्र से समझ में आ जाता है जहां पूर्वोत्तर भारत भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था या ना के बराबर था, वहां पर भगवा परचम लहरा रहा है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं और इनविंसिबल कोई भी नहीं, ये हम कह सकते हैं। लेकिन क्या 2024 की लड़ाई में कोई बड़ा विपक्षी चेहरा दिखाई देता है प्रधानमंत्री मोदी के कंपैरिजन में? देखिए, जैसा आपने कहा, इम्पॉसिबल इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अभी विपक्ष है कौन? क्या वो कांग्रेस है, क्या वो ममता बनर्जी है, क्या वो टीआरएस है, क्या वो स्टालिन है? दूसरी बात, क्या विपक्ष एकजुट हो सकता है? वो तो मुझे लगता है कि एक मिथ है, एक मिराज है, क्योंकि हर चुनाव से पहले हम देखते हैं कि विपक्ष एकजुट होने की कोशिश करता है, बट अल्टीमेटली होता नहीं है, क्योंकि एक ही मयान में दो तलवारें रह नहीं सकती, क्योंकि लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। तीसरी बात कि जो लोकसभा चुनाव है वो धीरे धीरे काफी प्रेसिडेंशियल स्टाइल होता जा रहा है। उसका मतलब है कि लीडर वर्सेस लीडर चुनाव होता है। ये यूपी में भी हुआ है, अखिलेश वर्सेस योगी हुआ है कहीं हद तक ये चुनाव। तो अगर लीडरशिप की क्लैरिटी नहीं है विपक्ष के पास, तो उसके एब्सेंस में बहुत सारे वोटर, लगभग मुझे लगता है 1/3 वोटर जो प्रधानमंत्री के चेहरे को देख करके वोट देते हैं, वो फिर किसको वोट देंगे अगर लीडरशिप की क्राइसिस है ऑपोजिशन में? तो कुल मिला के अगर मैं अभिषेक जी की बात भी वो भी आगे कहूं, तो उन्होंने भी एक तरह से ये एक्सेप्ट किया है कि जब तक बसपा, कांग्रेस, सपा ये सब मिल नहीं जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तब तक भाजपा को हराना कठिन है। लेकिन ये तो सारे लोग ऑलरेडी 2019 में एक महागठबंधन का एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, उसके बाद भी वहां पे भाजपा जो है जीत करके आई थी। तो ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुका है जो कि फेल हो चुकी है, तो कुछ ना कुछ और नया करने की जरूरत पड़ेगी वहां पर। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये जो सब लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सीटें दुगनी हो गई हैं और उनका वोट शेयर 10% बढ़ गया है, तो क्या समाजवादी पार्टी का बेस वोट शेयर 22% था? क्या उनका जो बेस है वो 43 सीट है? 2012 में जब समाजवादी पार्टी जीती थी उसको 224 सीटें आई थी, उससे आधी सीटें भी नहीं आई हैं अभी, 111। तो देखिए, कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल करना होता है। कभी भी समाजवादी पार्टी को वहां पर 90, 100, 80 सीटों से कम नहीं आई, उसकी बजाय इनको 111 सीटें आ गई हैं। और जैसा हमारे सीनियर हरप्रसन्न जी कह रहे हैं, अगर ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट का एक परसेप्शन क्रिएट नहीं हो गया होता, जो कि मायावती जी कह रही हैं और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं उस बारे में, अगर ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट का एक जो परसेप्शन है क्रिएट नहीं किया गया होता, तो शायद 2017 वाला ही रिजल्ट समाजवादी पार्टी का हो गया होता, क्योंकि 10% जो उनका बढ़ा है वो सिर्फ मायावती जी के वीकनिंग की वजह से बढ़ा है, मुस्लिम यादव कंसोलिडेशन की वजह से बढ़ा है। उसके अलावा कोई और वोट, जाटों का भी वोट समाजवादी पार्टी को नहीं पड़ा है। नहीं तो फेज 1 में ठीक बात है, और इसलिए मैंने शुरुआत में ये जिक्र किया कि अगर जाटों का वोट आरएलडी को उस तरह से मिला होता, या अगर किसान आंदोलन का उतना असर हुआ होता, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर कुछ और हो सकती थी। एक बार जरा हम अहमदाबाद का भी रुख कर लेते हैं, और जिस मशीनरी की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी की 24/7 एक्टिव इलेक्शन मशीनरी, वो कैसे काम करती है, निर्णय बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि आज गुजरात की तस्वीर वही दिखाई देती है। निर्णय, किस तरीके का माहौल अहमदाबाद में? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि कल आपने देखा होगा जैसे ही प्रधानमंत्री ने लैंड किया था और एक रोड शो की शक्ल में वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे सीधे, और उन्होंने जो एमएलए थे, जो पदाधिकारी थे, उन्हें जीत का मंत्र दिया था, उन्हें रणनीति समझाई थी किस तरह से आगे बढ़ना है, रोड मैप क्या होगा। और उसके बाद आप देखिए, 2 तस्वीरों का मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहला, आज सुबह का हमने माहौल देखा
दहगाम में, जब वो दहगाम से निकल रहे थे रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी जाने के लिए, पूरा दहगाम जो है वो सड़कों पे उतर आया था और बीजेपी के कार्यकर्ता जो थे वो सड़कों पे उतर आए थे और एक अघोषित रोड शो के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। अब हमें पता चला है कि शाम को जब वो खेल महाकुंभ के लिए यहाँ से होते हुए स्टेडियम जाएंगे तो आप देख सकते हैं जगह जगह इसी तरह से कार्यकर्ता जो है, यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं, कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी है, लोग आम लोग जो हैं वो उमड़ पड़े हैं। यहाँ पे हम वाड़द सर्कल पे खड़े हुए हैं अहमदाबाद के, वो उमड़ पड़े हैं और जगह जगह प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए लोग यहाँ पे पहले से तैनात हो गए। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे, उनका कॉन्वॉय यहाँ से निकलेगा। कोई रोड शो की घोषणा नहीं हुई थी, किसी प्रकार के कोई स्वागत का कोई आह्वान नहीं किया गया था, लेकिन बताया गया कि ये जो कार्यक्रम है यहाँ पे पुलिस को सूचना मिली थी कि लोग जगह जगह खड़े होकर के उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद फिर ये सारी व्यवस्था पिछले 2 घंटे में खड़ी की गई। तो आप देखिए कि किस हद तक मोबिलाइज हो जाती है मशीनरी प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के साथ ही। और वैसे अच्छा, लेकिन निर्णय मैं इस बात को अपने जरा जो मेहमान हैं उनके साथ आगे बढ़ाऊं, जो अभी निर्णय तस्वीर दिखा रहे हैं, अब आप इसे केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के तौर पर हर्षी में नहीं चर्चा करना चाहती, क्योंकि अगर कार्यकर्ता हैं तो कहीं ना कहीं जनता का कनेक्ट होगा, तभी इतनी भीड़ जुटेगी। क्योंकि कितने कार्यकर्ता आप लाकर खड़ा कर देंगे सड़क पर, जब तक लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे इतना हुजूम नहीं दिखता। नहीं, हुजूम एक बात है, हुजूम तो कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को या कहें कि एक मोमेंटम क्रिएट करने में कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह से जब वो गुजरात जाते हैं, और सिर्फ गुजरात नहीं, अभी हम लोगों ने काशी में भी देखा जहां के वो सांसद हैं, वो जो पर्सनल कनेक्ट दिखता है वो बहुत कम नेताओं का जनता के साथ दिखता है। दूसरा, जो जनता यहां खड़ी है अगर आप उसको देखें तो एक भरोसे के साथ खड़ी है। इतने लंबे समय तक भारतीय राजनीति में किसी एक नेता का भरोसा लगातार चल रहा हो, उसके ऊपर लोगों को लग रहा हो कि नहीं ये एक व्यक्ति है जो आया है तो हमारी सारी उम्मीदें पूरी कर देगा, ये बहुत मुश्किल से होता है। इसकी वजह से आपको दिखता है कि गुजरात में सब के बाद सारी चीजें होती है कि इस बार ये हो गया, पटेल आंदोलन हो गया, नए लड़के आ गए, बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी में कुछ नया नहीं हुआ, फिर भी नरेंद्र मोदी के नाम पर सत्ता आती है। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना कि सारे घर के बदल डाले, उसके पीछे भी यही एक थियरी काम कर रही है कि वो लोग जो काम कर रहे हैं लंबे समय से उनको मौका नहीं मिला तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो अब चेहरे के तौर पर फिर नरेंद्र मोदी हैं, वो चेहरे नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में पीछे खींचते। और ये रोड शो दिखाता है, या कहें कि लगातार रोड शोज दिखाते हैं कि वहां की पब्लिक नरेंद्र मोदी के साथ सीधे कनेक्ट करती है, भरोसे के साथ जुड़ती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।